हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक महान कवि हुए जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो अगर मैं कहूँ तो मेरे बहुत फेवरेट कवि है, क्योंकि इनकी कविताएं यूजुअली जो हमने देखा है तो ज्यादा बड़ी नहीं होती। इनमें बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते हो। जो अर्थ रहता है वो इतना गूढ़ रहता है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी व्याख्या कर लेता है। एक और खास बात जो इनकी कविताओं में रहती है कि जो भी व्यक्ति पढ़ता है उसे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे लिए ही लिखी गई है। इसमें जो बातें कही गई हैं वो मेरे जीवन पर बिल्कुल सही उतरती हैं। इनकी कविता का नाम है बर्ड चेस। अब बर्ड चेस क्या होते हैं फ्रेंड, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को कहा जाता है बर्ड चेस। ये बर्ड्स के पेड़ होते हैं, इन्हें बर्ड चेस, इनके नाम पर ही इस कविता को लिखा गया। आइए फ्रेंड, अब इनके जीवन के बारे में अब देखते हैं। तो सैन फ्रांसिस्को में मार्च 26, 1874, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 26 मार्च 1874 को इनका जन्म हुआ था। 29 जनवरी 1963 में 88 साल 88 ईयर्स की एज में बॉस्टन मैसाचुसेट्स में इनका निधन हुआ था। तो इन चीजों को ध्यान रखना आपको। डेट्स खास तौर से 1874 में, ठीक है ना, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था और अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई 29 जनवरी 1963, 1874, 1963, इस तरह से आप याद कर लीजिए। 1874 में इनका जन्म हुआ था, 1963 को इनकी मृत्यु हुई थी। फादर का नाम था विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर। विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट। नाम बार बार मैं इसलिए लेता हूं ताकि सुन के आपको याद हो जाए, ठीक है ना। एक जर्नलिस्ट थे और एक डेमोक्रेट भी थे, यानी राजनीति में भी ये जुड़े हुए थे, राजनीति से। मदर का नाम था फ्रेंड इजाबेल मूडी, ये इनकी मदर का नाम है, ठीक है ना। फादर का नाम विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर, इजाबेल मूडी, ये जो है स्कॉटलैंड की थी, जो स्कूल टीचर थी। ये इनकी मदर का नाम है ना। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि याद हो जाए आपको। इजाबेल मूडी, इजाबेल मूडी माँ का नाम, विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट ये पिता का नाम। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, पोएट्री कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये याद रखना है आपको, अ बॉयज विल 1913 में, ये लंदन में इन्होंने जब रहते हुए लिखी थी। द डेमियड लाफ, ये न्यूयॉर्क में। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, ये काफ़ी फेमस है, ये 1914 में लंदन में छपी थी। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि इसमें कई प्रसिद्ध पोएम्स हैं इनकी। आफ्टर एप्पल पिकिंग, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, मैंडिंग वॉल। 1916 में फ्रेंड माउंटेन इंटरवल, इनमें बर्ड चेज, आउट आउट, द ओवन बर्ड और द रोड नॉट टेकन, ये बहुत जो है सारी फेमस इनकी पोएम्स हैं, ये इसमें प्रकाशित हुई। 1923 में फ्रेंड सिलेक्टेड पोएम्स न्यूयॉर्क में छपी, द रनअवे, द न्यू हैम्पशायर, ये कलेक्शन 1923। इसमें फायर एंड आइज है, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग, ये भी काफ़ी फेमस कविता है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। 1928 में फ्रेंड वेस्ट रनिंग ब्रुक, एक्वेंटेड विद द नाइट, इसमें पोएम। इसके बाद 1942 में अ विटनेस ट्री, ठीक है ना, अ विटनेस ट्री, इसमें द गिफ्ट आउटराइट, अ क्वेश्चन, द सिल्कन टेंट, ये पोएम्स इसमें शामिल। एक देखते हैं फ्रेंड कुछ प्लेज इन्होंने जो लिखे थे। 1929 में अ वे आउट, अ वन एक्ट प्ले, हार्बर प्रेस से छपा। 1929 में द काउज इन द कॉर्न,
इसके बाद अ मास्क ऑफ रीजन 1945 में, 1947 में अ मास्क ऑफ मर्सी। आइए फ्रेंड, इस कविता जो है बर्चेस है ना, इसके बारे में कुछ चीजों को जानते हैं। तो इस पोएम को फ्रेंड 1913 से 14 के बीच में लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। इसका प्रकाशन 1915 में द अटलांटिक मंथली में हुआ था। इस कविता में फ्रेंड 59 लाइन्स है टोटल। ये एक ब्लैंक वर्ड है, यानी इसमें कोई एक राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं किया है, फ्री राइम्स है और एक ही स्टेंजा में इनको लिखा गया है। यानी 59 लाइन्स पूरी जो है वो ये एक ही स्टेंजा है, यानी अलग अलग स्टेंजा में ये कविता नहीं है। फ्री वर्ड्स है, ब्लैंक वर्ड्स है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। इस कविता की थीम की बात करें फ्रेंड तो जॉय ऑफ चाइल्डहुड, जो बचपन का आनंद रहता है और जवानी की जो समस्याएं रहती हैं उनके बारे में इनकी तुलना की गई है बर्च के पेड़ों से, है ना। बर्च जो होते हैं ये पेड़ है, एक प्रकार के पेड़ होते हैं जो हमने अभी तस्वीर में देखा। तो ये इनके इस कविता के बारे में खास खास बातें थी फ्रेंड। अब आइए हम इस कविता की पंक्तियों को देखते हैं। When I see birches bend to left and right across the lines of straighter, darker trees, I like to think some boys been swinging there. इन लाइनों में फ्रेंड कवि कह रहे हैं कि जब मैं बर्च के पेड़ों को दाएं और बाएं झुकते हुए देखता हूं, व्हेन आई सी बर्चेस बेंड टू लेफ्ट एंड राइट, जब मैं इन बर्च के पेड़ों को दाएं और बाएं ओर झुकते हुए देखता हूं, अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, है ना, सीधे और गहरे रंग की पेड़ों की कतारों के बीच में, तो मुझे ये सोचना अच्छा लगता है। आई लाइक टू थिंक, मुझे सोचना अच्छा लगता है जैसे कि कोई लड़का जो है, कोई बच्चा है जो उन पर झूला झूल रहा होगा। बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू स्टे एज आइज स्टॉर्म्स डू, ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम लोडेड विद आइज अ सनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर अ रेन। अब यहाँ कवि कह रहे हैं, देखिए कि जब मैं बर्च के पेड़ों को दाईं और बाईं ओर झुकते हुए देखता हूँ, जो पेड़ों की कतारें उनके बीच में से, तो मुझे ये सोचना अच्छा लगता है कि कोई बच्चा इन पर कभी झूला होगा। बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू स्टे, मगर झूलने से वो इस तरह से हमेशा के लिए नहीं झुकते जैसे कि बर्फीले तूफान उन्हें झुका देते हैं, एज आइज स्टॉर्म्स डू। लेकिन कोई बच्चा यदि आप इनके ऊपर झूलता तो वो इस तरह से हमेशा के लिए नहीं झुक जाते जैसा कि बर्फीला तूफान उन्हें झुका देता है। Often you must have seen them loaded with eyes a sunny winter morning after a rain. अक्सर आपने उन्हें देखा होगा कि जब बारिश के बाद एक खिली हुई शीतकालीन सुबह जब होती है, तो इस तरह से आपने देखा होगा कि जो बर्फ के तूफान आते हैं वो पेड़ों को इस तरह से हमेशा के लिए झुका देते हैं। शीतकालीन सुबह होती है तब हम देखते हैं कि बर्फ से लदे हुए, है ना, दे क्लिक अपॉन themselves as the breeze rises and turn many colored as the stir cracks and crases their enamel। और ये जब हम सुबह देखते हैं शीतकालीन सुबह में तो ये बर्फ से लदे रहते हैं और हवा चलने पर वे आपस में टकरा करके खनकते हैं। दे क्लिक अपॉन themselves as the breeze rises, देखिए ब्रीज शीतल पवन, ठंडी हवा जो रहती है इसको कहते हैं ब्रीज। और जब हवा चलती है ना, ये शीतल पवन जो है ब्रीज जब ये चलती है तो ये क्या होता है, ये आपस में टकराते हैं और खनकते हैं, खनकने की जैसी आवाज आती है। और जैसे जैसे हलचल इनके इनेमल, देखिए इनेमल जो कहा है ये बर्फ की परत को कहा गया। वैसे दांत के ऊपर जो परत होती है, हमारे जो टूथ होते हैं, इनके ऊपरी परत को इनेमल कहा जाता है जो सफेद रंग की होती है। तो यहाँ पे बर्फ की परत को इनेमल कहा है। और जैसे जैसे हलचल होती है तो इनका जो इनेमल है ये चटकता जाता है और कई रंग दिखाई देने लगते हैं। Soon the sun's warmth makes them sad crystal cells, shattering and avalanching on the snow crust। जल्दी क्या होता है कि सूरज की गर्मी उनसे कांच के खोल उतरवा देती है।
कि सैड क्रिस्टल सेल्स, उनके जो कांच के खोल हैं, ये सूरज की गर्मी से नीचे गिर जाते हैं। सैटरिंग एंड एवलांसिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, और जो बर्फ की ऊपरी परत पर बिखरते और गिरते हुए चले जाते हैं। जो इनकी आपने देखा होगा कि ये बर्च के जो पेड़ अभी हमने तस्वीर में देखे थे, इनकी जो पेड़ रहते, इनकी एक जो खाल सी रहती है, किरच कहते हैं जिसको, ये धीरे धीरे करके नीचे गिरती जाती है और उससे अंदर से कई रंग उसमें दिखाई देने लगते। Such heaps of broken glass to sweep away, you'd think the inner dome of heaven had fallen. They are dragged to the withered bracken by the load, and they seem not to break, though once they are bored. So long, for long, they never right themselves. अब यहाँ पे फ्रेंड कवि कह रहे हैं कि ऐसी ढेर सारी बर्फ गिरती है, सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे, ऐसी बहुत सारी बर्फ गिरती कि आपको ऐसा लगेगा मानो स्वर्ग का गुंबद ही टूट कर गिर गया हो, जैसे डोम, देखिए इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन। ऐसी ढेर सारी बर्फ गिरती है जो ऐसा लगता है कि स्वर्ग का जो गुंबद है ना, डोम, डोम हेवन, डोम ऑफ हेवन, ये गुंबद ही टूट करके नीचे गिर गया। वे झुककर नीचे की झाड़ियों तक पहुंच जाते हैं। दे आर ड्रैग्ड टू विदर्ड ब्रेकन ऑफ द लोड, और वे झुक करके नीचे की झाड़ियों तक पहुंच जाते हैं, हालांकि वे कभी टूटते नहीं है ना। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, हालांकि वे कभी टूटते नहीं है। दो वंस दे आर बॉर्ड, हालांकि वे कभी टूटते नहीं, फिर भी झुकने के बाद वे फिर कभी पहले की तरह सीधे नहीं हो पाते। एक बार जब ये पेड़ जो है बर्फीले तूफान के द्वारा झुका दिए जाते हैं, तो ये दोबारा से कभी सीधे नहीं होते। यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वुड्स ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन। यहाँ कवि कह रहे हैं फ्रेंड कि ये जो पेड़ है ये इस तरह से झुक जाते हैं कि फिर कभी पहले की तरह सीधे नहीं हो पाते, और आप उन्हें सालों बाद भी जंगल में देख सकते हैं। यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वुड्स ईयर आफ्टरवर्ड, सालों बाद भी आप देखेंगे तो वो वैसे ही झुके हुए दिखाई देंगे, अपने तने को जो है जमीन पर टिकाए हुए और अपनी पत्तियों को नीचे फैलाए हुए, और वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि लड़कियां जो है वो अपने बाल सुखाने के लिए घुटने के बल बैठ जाती हैं और अपने बालों को अपने चेहरे के आगे फैला लेती हैं। तो पेड़ जब झुक जाते हैं एक बार, तो वो कह रहे हैं कि ये जो बर्फ के जो तूफान आते हैं, बर्फीले हवाएं जो आती हैं, ये पेड़ों को इस तरह से झुका देती हैं कि इसके बाद वो फिर से कभी दोबारा सीधे नहीं हो पाते, और जब झुके हुए रहते हैं उनकी पत्तियां नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि लड़कियां जो अपने बाल सुखाने के लिए नीचे बैठ जाती हैं घुटनों के बल, और अपने चेहरे के आगे बालों को फैला लेती, उन्हें धूप में सुखाने के लिए। फ्रेंड्स, ये कविता जो है केवल प्रकृति के बारे में नहीं है, बल्कि इमेजिनेशन वेज रियलिटी, यानी कल्पना और यथार्थ के बीच के संतुलन को दिखाती है। इसमें मासूमियत बताई गई है बचपन की, जो पेड़ों का झुकना किसी बच्चे के खेल का नतीजा हो ऐसा लगता है, जो जीवन की सहजता और खुशी का प्रतीक है। अब जीवन का बोझ भी इसमें दिखाया गया, जैसे बर्फीले तूफान जो है ये उन मुश्किलों और जिम्मेदारियों के प्रतीक हैं जो इंसान को समय के साथ झुका देते हैं। जब इंसान पर जिम्मेदारियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो वो जैसे पेड़ झुक रहे हैं, यहाँ पे पेड़ों को झुकता हुआ जो दिखाया गया, ये आदमी जो अपनी जिम्मेदारियों से झुक जाता है और उसके स्थायी निशान उसके जीवन पर, उसके चेहरे पर बन जाते हैं, इसको यहाँ पर दिखाया गया। इसमें फ्रेंड आप देखेंगे तो पलायनवाद जो होता है, एस्केपिज्म, इसको भी दिखाया गया। दुनिया की उलझनों से आदमी जब थक जाता है तो फिर से एक बर्च बनना चाहता है, एक ऐसा पेड़ बनना चाहता है जो फिर से खड़ा होना चाहता है। But I was going to say when truth broke in,
with all her matter of fact about the ice storm. I should prefer to have some boy band them as he went out and in to fetch the cows. अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि किंतु मैं तो ये कहने वाला था कि तभी सत्य ने दखल दे दिया। मैं कहने ही वाला था जो बात मैंने अभी कही, लेकिन उसी समय ट्रुथ ब्रोकन, है ना, सत्य ने दखल दे दिया। बर्फ के तूफान ने अपनी सारी कड़वी हकीकत के साथ, विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टोर्म, आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बैंड देम। बर्फ का जो तूफान है वो अपनी सारी कड़वी हकीकत के साथ, कि मेरा तभी ऐसा मन हुआ, यानी मैं तो ये चाहता था कि किसी लड़के ने ही उसको झुकाया हो। मेरे अंदर की इच्छा तो ये थी कि कोई बच्चा उस पर खेल रहा हो और बच्चे के खेलने से वो पेड़ झुक गया हो। जब वह गायों को लेने के लिए अंदर बाहर जाता रहा होगा, है ना, एज ही वेंट आउट एंड इन टू फैच द काउ, जब वो चरवाहा है, बच्चा गाय चराने गया हो और वो अंदर बाहर जा रहा हो गायों को लाने के लिए। सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल, whose only play was what he found himself, कि ऐसा लड़का जो शहर से इतना दूर हो, जो कि बेसबॉल ना सीख सका हो। Some boy too far from town to learn baseball, कोई ऐसा लड़का जो शहर से इतना दूर हो कि बेसबॉल ना सीख सका हो। Whose only play was what he found himself, और जिसका एकमात्र खेल वही था जो उसने खुद ढूंढ लिया, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, समर और विंटर, एंड कुड प्ले अलोन, और जिसे वो अकेला खेल सकता हो। वन बाय वन he subdued his father's trees by riding them down over and over again until he took the stiffness out of them. यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कोई ऐसा लड़का हो जो शहर से बहुत दूर रहता हो और जो बेसबॉल ना सीख सका हो, जैसे शहर के बच्चे खेलते हैं बेसबॉल। और फिर उसने क्या करा कि उसने एकमात्र खेल जो उसने खुद ढूंढा था वो यही था कि पेड़ों के साथ वो खेल सकता था, और कोई सा भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, वो अकेला उस खेल को खेल सकता था। फिर एक एक करके उसने क्या करा, अपने पिता के पेड़ों को अपने वश में कर लिया। देखिए, वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्री, एक के बाद एक उसने वश में कर लिया अपने पिता के पेड़ों को। बाय राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, उनके ऊपर बार बार चढ़कर और उन्हें नीचे झुकाकर। और वो तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि उनकी जो अकड़ थी, उनकी जो शक्ति थी, देखिए स्टिफनेस, उन्हें उसने उस शक्ति को उसने खत्म नहीं कर दिया, ऐसा बार बार करता। एंड नॉट वन बट हंग लिम्प, नॉट वन वाज लेफ्ट फॉर हिम टू कॉन्क्वर, he learned all there was to learn about not launching out too soon, and so not carrying the tree away clear to the ground, he always kept his poise. अब इसके बाद कवि कह रहे हैं कि नहीं, अब एक भी नहीं, बस सब लटक रहे थे बेजान से, और अब एक भी नहीं बचा था। यानी बच्चा जो खेल खेल के उसने एक भी पेड़ ऐसा नहीं छोड़ा कि जिससे झुका ना दिया हो, है ना, एक भी नहीं, बस सब लटक रहे थे बेजान से, एक भी नहीं बचा था उसके जीतने के लिए। एक पेड़ भी उसने नहीं छोड़ा जिसे उसने जीता ना हो, कॉन्कोर ना किया हो। उसने सीख लिया था वह सब कुछ जो सीखा जा सकता था। He learned all there was to learn about not launching out too soon. उसने सीख लिया था वो सब कुछ जो सीखा जा सकता था, बहुत जल्द छलांग ना लगाने के बारे में। एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे, और इस तरह से पेड़ के साथ लेकर के नहीं गिरने के बारे में, है ना। एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, तो जो कुछ भी सीखा जा सकता था वो बच्चे ने हर चीज को सीख लिया था, और वो ये सीख गया था कि कैसे पेड़ के साथ में जो है इस तरह से संतुलन अपना बनाया रखा जा सके कि पेड़ के साथ वो भी ना गिर जाए, वो सीधे जमीन पर आ जाए, है ना, क्लियर टू द ग्राउंड।
उसने हमेशा अपना संतुलन बनाए रखा। ही ऑलवेज केप्ट हिज पॉइज टू द टॉप ब्रांचेस, क्लाइंबिंग केयरफुली विद द same pains you used to fill a cup up to the brim and even above the brim. उसने हमेशा अपना संतुलन बनाए रखा, ऊपरी शाखाओं तक सावधानी से चढ़ते हुए। क्लाइंबिंग केयरफुली विद द सेम पेंस यू यूज टू फिल अ कप अप टू द ब्रिम। ठीक है ना, उसने हमेशा से अपना संतुलन बनाए रखा और ऊपरी शाखाओं तक सावधानी से चढ़ते हुए, उसी सावधानी से जैसे कि आप एक अपना चाय का कप भरते, जैसे अपना एक प्याला भरने के लिए तरसते, जो सावधानी बरतते, उसी सावधानी की तरह उसने ऊपर तक चढ़ना सीख लिया और वो ऊपर के किनारे तक और किनारों से भी ऊपर तक। फिर वह बाहर की ओर उछला, पहले पैर एक सरसराहट के साथ। तो यहाँ पे जो कवि कह रहे हैं फ्रेंड कि बच्चे ने इतनी सावधानी से पेड़ पर चढ़ना सीख लिया है कि अब वो अपना संतुलन इस तरह से बनाए रखता है कि जब पेड़ नीचे की ओर झुकते हैं तो वो उनके साथ नीचे जमीन पर नहीं आता, और बार बार चढ़ के उसने हर पेड़ को झुका दिया, हर पेड़ को जीत लिया है। अब एक भी ऐसा नहीं बचा जिसे उसने जीता ना हो। और जब वो ऊपर चढ़ता है तो इतनी सावधानी से चढ़ता है, जैसे कि हम एक चाय का प्याला जब भरते हैं तो सावधानी बरतते हैं कि कहीं वो उसमें से गिर ना जाए। Then he flung outward feet first, with a swish kicking his way down through the air to the ground. So was I once myself a swinger of birches. और वो बाहर की तरफ उछला, पहले पैर एक सरसराहट के साथ हवा से होते हुए जमीन को लात मारते हुए। इस तरह से वो अपना संतुलन बना करके जमीन पर नीचे आता है कि उसके पैर पहले जमीन पर आते हैं एक सरसराहट से। अब कभी ये याद करता है कि एक समय ऐसा था कि जब मैं भी इसी तरह का था, तो मैं भी एक समय बर्च के पेड़ों पर एक झूला झूलने वाला था। सो वाज आई वंस माई सेल्फ अ स्विंगर ऑफ बर्चेज। एक समय ऐसा था, आप कभी अपने बचपन को याद कर रहे कि एक समय ऐसा था कि जब मैं भी ऐसे ही था, मैं भी इस तरह से बर्च के पेड़ों पर झूला झूलता था। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, इट्स व्हेन आई एम weary of considerations and life is too much like a pathless wood where your face burns and tickles with the cobwebs broken across it and one eye is weeping from a twigs having lashed across it open. I'd like to get away from earth a while and then come back to it and begin over. अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि इसलिए मैं पीछे लौट जाने का स्वप्न देखता हूँ। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, मैं पीछे लौट जाने का स्वप्न देखता हूँ, सपना देखता हूँ। और ये तब होता है जब मैं सोच विचार यानी जिम्मेदारियों से थक जाता हूँ। इट्स व्हेन आई एम वियरी ऑफ कंसिडरेशन। देखिए वियरी, थक जाता हूँ, जब मैं थकान हो जाती है मुझे, जब जिम्मेदारियों के बोझ से मैं थक जाता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं काश कि वापस जा सकता उस बचपन में, और जीवन के ऐसे राहहीन जंगल की तरह लगने लगता है जहां चेहरे पर मकड़ी के जाले टूट करके लगते हैं। वेयर योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद द कॉबवेब्स। देखिए मकड़ियों के जाले, कॉबवेब्स। और चेहरे पर जलन और गुदगुदी होती है। एंड वन आई इज वीपिंग फ्रॉम अ ट्विग्स हैविंग lashed across it open। और ये चेहरे पर जो जलन होती है, गुदगुदी होती है, फिर क्या होता है कि एक टहनी आंख पर लग जाती है तो आंख से आंसू बहने लगते हैं। मैं कुछ देर के लिए धरती से दूर जाना चाहूंगा। I'd like to get away from earth a while। मैं कुछ देर के लिए चाहूंगा कि मैं इस दुनिया से दूर चला जाऊं और वापस आकर के एक नए जीवन की एक नए सिरे से शुरुआत करूं। एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर।
कवि यहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों से जो थकान हुई है, जो जीवन की जो जिम्मेदारियां, उनसे थकान को दिखा रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं कभी कभी सपना देखता हूँ इस तरह से, जब बर्ड चेस के पेड़ों को देखता हूँ तो मेरा मन भी होता है कि मैं वापस लौट जाऊं उसी बचपन में, जब मैं भी इस तरह से बर्ड्स के पेड़ों पर चढ़ा करता था और खेला करता था। और अब जो जिम्मेदारियों से मेरे को जो थकान होने लगी, ऐसे राहहीन जंगल की तरह मेरा जीवन लगने लगता है, जहां चेहरे पर मकड़ी के जाले जो है वो टूट करके गिरने लगे, जिससे चेहरे पर जलन होती है, गुदगुदी होती है। और टहनी जैसे पेड़ की टहनी आंख से लग जाती है तो मेरी आंख से आंसू बहने लगते हैं। तो जिम्मेदारियां जो है आदमी को किस तरह से थका देती है, जब हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन को की उलझनों को सुलझाने के लिए हम लगे हुए। तो जैसे आमतौर पर होता है कि कभी कभी हमारा मन होता है कि काश कि हम पीछे लौट जाएं, काश कि हमारा वो बचपन फिर से आ जाए, जब हमें कोई चिंता नहीं थी, है ना, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो उसी तरह की जो है कल्पना को यहाँ व्यक्त किया गया। मे नो फेट willfully misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away, not to return earth's right place for love. I don't know where it's likely to go better. अब इन लाइनों में फ्रेंड कवि कह रहे हैं कि कोई भी फेट, नियति, भाग्य, देखिए फेट यानी होता है भाग्य, कोई भी नियति या भाग्य जो है वो जानबूझ करके मेरा जो अर्थ है, जो मैं कहना चाहता हूं, इसे गलत ना समझा जाए। एंड हाफ ग्रांट व्हाट आई विश एंड स्नैच मी अवे, और मेरी इच्छा को आधा पूरा करके मुझसे दूर ना ले जाए, जहां से लौटना ना हो, नॉट टू रिटर्न। प्रेम के लिए पृथ्वी ही सही जगह, अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, ये दुनिया जो है यही सही जगह है प्रेम करने के लिए। मुझे नहीं पता है कि इससे बेहतर और कौन सी जगह होगी। आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर। अब कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, ये जो दुनिया है, ये जो पृथ्वी है, ये प्रेम के लिए बिल्कुल सही जगह है, और मुझे नहीं पता है कि इससे बेहतर कोई और जगह है दुनिया में जहां पर प्रेम मिलता हो। मैं बर्च के पेड़ पर चढ़कर जाना चाहूंगा। आई लाइक टू गो बाय क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री। मैं चाहूंगा कि मैं एक बर्च के पेड़ पर चढ़ जाऊं और उस पेड़ पर चढ़ के उस जगह जाना चाहूं। एंड क्लाइम बैक ब्रांचेस अप अ स्नो वाइट ट्रंक टुवर्ड हेवन, और बर्फीले सफेद तने पर काली शाखाओं के सहारे में ऊपर चढ़ना चाहूंगा और टुवर्ड हेवन, देखिए स्वर्ग की ओर जाना चाहूं। टिल द ट्री कुड बियर नो मोर, और तब तक मैं ऐसा करूंगा जब तक कि पेड़ मेरा भार सहन ना कर सके। बट डिप्ड इट्स टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन, और वो अपना सर झुका करके मुझे वापस ना उतार दे नीचे। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, वह जाना और वापस आना दोनों ही चीज अच्छी होंगी। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जब तक कि मैं ऐसा करूंगा, मैं बार बार पेड़ के जो बर्फीला तना है, उसकी काली शाखा, उनके ऊपर चढ़ करके स्वर्ग की ओर जाना चाहूंगा। और मैं ऐसा तब तक करूंगा जब तक कि पेड़ मेरा भार सहन करने में समर्थ होगा, और वो अपना सर झुका करके जो एक दिन मुझे क्या करेगा, नीचे उतार देगा। ये जाना और वापस आना, ऊपर जाना और वापस आना, ये दोनों ही चीजें अच्छी होंगी। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, तब ऐसा करना, बार बार जाना और आना, ये दोनों ही चीजें अच्छी होंगी। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो स्विंगर ऑफ बर्चेज, यानी बर्च के पेड़ पर झूला झूलने वाले से ज्यादा बुरा भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे फ्रेंड जो कवि एक्चुअल में जो कहना चाहते हैं वो ये है कि जीवन की जो सच्चाई और आध्यात्म है, इनके बीच में एक संतुलन होना चाहिए। अब यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि जीवन में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन प्रेम और वास्तविक सुख तो है इसी दुनिया में संभव है। वो पूरी तरह स्वर्ग या दूसरी दुनिया में जाना नहीं चाहते,
यानी वो ये नहीं चाहते कि ये दुनिया को छोड़कर चले जाएं, कहीं और चले जाएं। इसलिए वो कह रहे हैं कि देखिए, आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर। ये दुनिया जो है यही सही जगह है प्रेम के लिए, और मुझे नहीं पता है कि इससे बेहतर कौन सी और दूसरी जगह हो सकती है। अब वो पूरी तरह से स्वर्ग में या दूसरी दुनिया में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा डर लगता है कि वहां से तो वापसी संभव ही नहीं है। कवि कहना ये चाहते हैं कि कुछ समय के लिए दुनिया के दुखों से दूर ऊपर भले ही हम जाना चाहते, लेकिन हम वापस लौट के तो यहीं आना आएंगे। यानी कि ये जो दुनिया है यही वो सही जगह है जहां हमको प्रेम मिल सकता है। फ्रॉस्ट के अनुसार फ्रेंड, जीवन का आनंद तो तभी है जब आप ऊपर जाने यानी सपनों को देखने और नीचे आने यानी सच्चाई, इन दोनों का अनुभव कर सके। फ्रेंड, इस कविता में जो ये वर्ड आया, ये लाइन आई है, ब्लैक ब्रांचेस अप अ स्नो वाइट ट्रंक, है ना। यहाँ पे ये कह रहे हैं, जैसे हिंदी में इसको बोले तो बर्फ जैसे सफेद तने पर काली शाखा। ये दो पहलुओं को दिखा रहा है जीवन। सफेद तना जो है ये पवित्रता, शांति और स्वर्ग यानी सुख के रास्ते पर ले जाने का प्रतीक है, जबकि काली शाखाएं जो बोली गई, ब्लैक ब्रांचेस, है ना, ये जीवन की कठोरता, संघर्ष और उन बाधाओं को दर्शाता है जिन्हें पकड़ करके हमें ऊपर की ओर जाना है। इसके अलावा फ्रेंड, स्विंगर ऑफ बर्चेस जो है ये दिखाता है कि जीवन और आध्यात्म के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। ना तो हम इस दुनिया को पूरी तरह से छोड़ना चाहते और ना ही हम इसमें जो इसकी जो कठिनाइयां हैं उन्हें हम झेलना भी नहीं चाहते, इनसे पलायन भी करना चाहते। और इस तरह से एक झूला झूलते रहता है व्यक्ति। एक तरफ वो सपना देखता है कि किसी दूसरी दुनिया में चले जाएं जहां पे ज्यादा सुख होगा, दूसरी तरफ वो इस दुनिया के सुखों को भी नहीं छोड़ना चाहता, है ना। वो ये कहता है कि अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। ये दुनिया ही ऐसी है जहां पर वाकई में प्रेम का हम जो है अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड, इस कविता में जो है कवि जीवन की सच्चाई और आध्यात्म के बीच एक सुंदर संतुलन की बात कर रहे हैं। जीवन और प्रेम, देखिए, अर्थ इज द राइट प्लेस। जहां कवि कह रहे हैं कि चाहे जीवन में कितनी मुश्किलें क्यों ना हो, प्रेम और वास्तविक सुख तो इसी धरती पर संभव। वो पूरी तरह से स्वर्ग या दूसरी दुनिया में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि वहां से तो शायद वापसी संभव ना हो। एक और चीज जो यहाँ देखने को मिल रही है फ्रेंड, एस्केप वेज रिटर्न, यानी पलायन बनाम वापसी। पेड़ पर चढ़ना पलायन और आध्यात्म का प्रतीक है, और वापस नीचे आना जिम्मेदारी और हकीकत का। कभी चाहता है कि कुछ समय के लिए दुनिया के दुखों से दूर चला जाए, स्वर्ग चला जाए, लेकिन फिर वापस वो यहीं लौट आए, क्योंकि सच्चा प्रेम तो इसी दुनिया में मिलेगा। तो स्विंगर ऑफ बर्चेस कहा गया है फ्रेंड। बर्च झुलाने वाला, ये वो व्यक्ति है जो जानता है कि कैसे कल्पनाओं में उड़ान भरी जाती है और फिर कैसे जमीन पर पैर टिकाना। और फ्रॉस्ट के अनुसार जीवन का आनंद तो तभी है जब आप ऊपर जाने यानी सपनों को देखने और नीचे आने यानी सच्चाई का सामना करने, इन दोनों चीजों का अनुभव कर सकते। इस कविता में फ्रेंड जो ये जो लाइन आई है, ब्लैक ब्रांचेस अप अ स्नो वाइट ट्रंक, बर्फ जैसे सफेद तने पर काली शाखा, एक बहुत ही गहरा इमेज छोड़ती है। ये दो पहलुओं को दिखा रहे हैं फ्रॉस्ट इसमें। जो व्हाइट ट्रंक है ये पवित्रता, शांति और स्वर्ग की ओर जाने वाले रास्ते का प्रतीक है, जबकि काली शाखाएं जो है ये जीवन की कठोरता, संघर्ष और उन बाधाओं को दर्शाती है जिनका हमें सामना करना है, जिनके ऊपर हमको चढ़ के आगे जाना है। फ्रेंड, ये जो कविता थी बर्चेस, इसको हमने पूरा देखा। इसका पूरा हिंदी अनुवाद मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा कठिन कविता नहीं है, और ये एक वर्ल्ड फेमस कविता है फ्रेंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, ये दुनिया के जितने भी कवि हुए उनमें सबसे फेमस
और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कवियों में से एक। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।